भी रेगुलर सेशन से, प्राणिक हीलिंग के रेगुलर सेशन से हम ठीक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हमारा ऑरा। ये ऑरा क्या है? कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि सडनली कोई हमारे सामने आता है, हमें उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, हमें मतलब बहुत चीयरफुल फील होता है, बहुत पॉजिटिव लगता है उनके साथ में बात करना। वही सडनली कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपके साथ कुछ नहीं बुरा किया, बट फिर भी क्या होता है कि हमें उनके साथ में बैठना या बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये होता है हमारे ऑरा के कारण। आप लोगों में से ऑलमोस्ट हमने सभी ने भगवान की फोटो या जो भी स्पिरिचुअल गुरु या उनकी फोटोज हम देखते हैं, तो उनके पीछे एक गोल्डन हेलो सा होता है। ये गोल्डन हेलो क्या होता है? ये गोल्डन हेलो भी सिंबलाइज करता है ऑरा को। ये ऑरा हमारे शरीर के अंदर भी है और हमारे शरीर के बाहर भी है, यानी इट इज इंटरपेनिट्रेटिंग विद इन आवर फिजिकल विजिबल फिजिकल बॉडी एंड इनविजिबल फिजिकल बॉडी, जिसे हम बायोप्लाज्मिक बॉडी भी कहते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली आपने। मैंने भी जब ये चीज अपने लाइफ में अप्लाई करी, तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद अगर मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ और मुझे अगर नेगेटिव या अनवांटेड वाइब्रेशंस आते हैं, तो मैं उस चीज को सेंस कर पाती हूँ और अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर पाती हूँ। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल टेक्निक है, जिससे आप अपने आप को रोक नहीं रहे हो कहीं से, पर आप ओपन हो, पर आप अपने आप को बचा भी रहे हो। डेफिनेटली हम मोर सेंसिटिव हो जाते हैं इन एनर्जीज के लिए, तो हम सेंस कर पाते हैं उन एनर्जीज को। बिल्कुल। चलिए, हम बात कर रहे थे बायोप्लाज्मिक बॉडी की। तो बायोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ एंड प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। वी वोंट गो इनटू मच डिटेल्स, अभी मैं आपको ये चीज नहीं बता सकती हूँ, बट आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है कि क्रिलियन फोटोग्राफी की मदद से हम इस बायोप्लाज्मिक मैटर को भी देख सकते हैं और उसकी फोटो भी ले सकते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, हमारे एनर्जी भी हमारी बॉडी में उसी तरीके से फ्लो करती है थ्रू द एनर्जी चैनल्स और द मेरिडियंस या नाड़ीज। अब हमने ये तो समझ लिया कि एनर्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो है ऑरा। पर क्या बस स्ट्रक्चर खड़ा करने से कोई बिजनेस चल सकता है? नहीं ना। उसे चलाने के लिए, उसे कंट्रोल या मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी मैनेजर्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। These chakras are like power stations or energy centers and are important for circulating the energy throughout the body. अच्छा, पतंजलि के योग सूत्र में 7 चक्र बताए गए हैं, मतलब डिफरेंट मोडालिटीज में डिफरेंट चक्रास बताए गए हैं, जिसमें पतंजलि के योग सूत्र में हमने पढ़ा होगा कि 7 चक्र बताए गए हैं। वहीं काबलिस्टिक मोडालिटी में 11 सेफोरास बताए गए हैं, प्लस 1 हिडन चक्र है, 1 हिडन सेंटर है। वहीं उपनिषद में भी 11 गेट्स बताए गए हैं और ये गेट्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं चक्रास को। तो प्राणिक हीलिंग में भी 11 मेजर चक्रास बताए गए हैं। These perform various functions in our energy body and balances the energies. Now, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे 11 मेजर चक्रास हैं, जो कि क्राउन पे होता है, वो उसको हम क्राउन चक्र कहते हैं, यानी सहस्त्रार चक्र, जो कि दूसरी मोडालिटीज में भी यही बोला जाता है
वैसे ही हम हमारे इंपॉर्टेंट मेजर चक्रास होते हैं, क्राउन चक्र होता है, हमारा हार्ट चक्र होता है, थ्रोट चक्र होता है, ऐसे ही ये 11 मेजर चक्रास हैं। पर अभी मैं चक्रास के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती, बिकॉज इसमें अगर इम्बैलेंस होगा तो हमें डिस्कम्फर्ट होने लगता है, और यही डिस्कम्फर्ट लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी में रहे तो वो डिजीज का फॉर्म ले लेता है। डिजीज मीन्स व्हेन आवर बॉडी इज नॉट एट ईज। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक्स? Dear friends, can all of us please mute our mic? तो क्या समझने में थोड़ा आसानी रहेगा और इजीली समझ आ जाएगा। तो मैम आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, डिजीज के बारे में it is because of our imbalance in these chakras. Definitely, it is because of the imbalance in the disease is when we are not at ease. These diseases can be due to some internal, external factors like weather conditions होती हैं, कफ कोल्ड फ्लू, जो वेदर कंडीशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, are caused due to some internal factors. Some internal factors or emotions like stress, anger, etc. When these emotions stays for a long time in our chakras, they manifest into disease. जैसे आपने देखा होगा कि आजकल काफी फैमिलीज में कोई ना कोई एक मेंबर तो होता ही है, डेवलप होती है एक्सेसिव स्ट्रेस से। वहीं इंटेंस वरिंग कैन मैनिफेस्ट इनटू प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड और इंसोम्निया, जो कि आजकल बहुत देखने में आ रहा है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये नॉन एक्सप्रेसिवनेस जो होती है वो उनके चक्रास में एम्बेडेड हो जाती है, एंड इन अ लॉन्ग टर्म it leads to lung problems या heart ailments. कई psychological ailments like depression is caused due to deep-seated fear and low self-esteem. In fact, emotions like unforgiveness can even cause ailments like cancer. तो अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि ये कितना हमारे बॉडी को खराब करती है। ये सारी डिजीजेस जो हैं वो कई सालों से स्टोर्ड नेगेटिव इमोशंस की वजह से होती है, को डीपली क्लेंस करता है और रिमूव कर देता है, और इन चक्रास को हम पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव इमोशंस से एनर्जाइज कर देते हैं, और इसी टेक्निक को हम प्राणिक हीलिंग में बोलते हैं क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग टेक्निक। मैम बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो हम लास्ट 5 to 10 मिनट्स उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। Definitely. You can ask your question. Your voice is cracking, Sanjana. Am I audible? Yeah, now you are audible. Okay. So friends, आपके जो भी क्वेश्चंस है या डाउट्स है आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, एंड लास्ट में हम उसको कवर करेंगे।
अच्छा, प्राणिक हीलिंग को कौन कौन यूज कर सकता है? प्राणिक हीलिंग को हर कोई यूज कर सकता है। द पर्सन above 16 years can use pranic healing. The person can learn pranic healing and validate the techniques himself or herself. स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज कर सकते हैं, फैमिलीज हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, और आजकल हमारे इस फील्ड में तो काफी मेडिकल पीपल हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो कि प्राणिक हीलिंग को एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये हमने फिजिकल एस्पेक्ट की तो बात कर ली, बट अब इन सारे इमोशंस में से हम एक पर्टिकुलर इमोशन की बात करते हैं जो कि होता है अनफॉरगिवनेस। नाउ यू रिमेम्बर कि हमने स्टार्टिंग में 4 एस्पेक्ट की बात की थी जिसमें हमें ग्रोथ चाहिए थी। तो अनफॉरगिवनेस एक ऐसा इमोशन है जो इन 4 एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले जो ये अनफॉरगिवनेस का इमोशन है वो ऐसा थॉट फॉर्म क्रिएट करता है जो हमारे और दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ टेकिंग रिवेंज। बट ये वर्ड सुन के बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि नो नो, आई डोंट हैव दिस टाइप ऑफ थॉट, कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, रिवेंज लेना तो मैं नहीं करती ऐसा, या मैं नहीं करता ऐसे। बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं कि ये बॉलीवुड वाला रिवेंज जैसा रिवेंज नहीं है। इट इज इन अ वेरी वेरी सटल फॉर्म। थिंक इट लाइक दिस कि अगर आपका बर्थडे है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू विश यू, और कुछ लोग उनमें से आपको आपका बर्थडे विश करना भूल जाए, कुछ लोगों ने आपको बर्थडे विश नहीं किया, फिर जब उनका बर्थडे आया तो व्हाट विल यू थिंक? उसने तो मुझे विश नहीं किया, मैं क्यों करूं? आती है यही थॉट। तो जब ये थॉट आती है हमारे अंदर, तो यही एक एग्जाम्पल है बहुत ही सटल फॉर्म ऑफ रिवेंज का, जो कि धीरे धीरे हमारे बॉडी में, हमारे चक्रास में इकट्ठा होना चालू होता है, और कभी ना कभी हमसे ऐसा काम करवाता है जिससे सामने वाले का तो नुकसान होता ही है, आपके खुद के लिए भी नेगेटिव कर्म जनरेट होता है। और अपनी लाइफ के जिन चारों एस्पेक्ट में हम ग्रोथ चाहते हैं, यही नेगेटिव कर्म उसमें ऑब्स्टिकल और ब्लॉकेज बन के हमारे सामने आ जाता है। इसलिए हमें ये अनफॉरगिवनेस का थॉट हमारे अंदर से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हटाया कैसे जाए? तो इसका भी आंसर है प्राणिक हीलिंग। मैम एक क्वेश्चन आया है कि क्या रेकी और ये जो टेक्निक है वो सेम है क्या? I'll come to this question, but let me first finish this forgiveness and I'll definitely come to this question. Okay. So we'll do a small forgiveness prayer. जब आप रेगुलरली प्रेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर से एंगर या गुस्सा भी कम हो रहा है। कितनी बार हमारे साथ ये होता है कि हम खुश हैं, ठीक हैं, पर घर पर किसी ने कुछ बोल दिया या बिना किसी गलती के हम पर गुस्सा कर दिया, तो हम क्या करते हैं, उतनी ही स्पीड से हम रिएक्ट करते हैं, उतना ही हमें गुस्सा आ जाता है। अगर एक इंसान गुस्से में है और आप भी उस पर गुस्सा करते हैं, क्या होगा घर में? डेफिनेटली क्लैश होगा, लड़ाई होगी। पर जब आप ये प्रेयर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर का ये जो गुस्सा है ये कम हो जाएगा, और अगर गुस्सा आएगा भी तो आप उस वक्त रिएक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि इसे हम कैसे, कि सामने वाले ने गुस्सा क्यों किया और हम उसे कैसे ब्लेस कर सकते हैं या कैसे उसके गुस्से को हम कर सकते हैं। तो उसका भी भला होगा, आपका तो भला होगा ही, क्योंकि आपके अंदर से ये नेगेटिव इमोशन नहीं आ रहा है, बट सामने वाले का भी भला हो रहा है।